हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया लेक्चर करेंगे इसमें अलजेब्रा में बेटा। और ये बेहद मोस्ट थ्योरम है आज, ठीक है। ये एक्चुअल थ्योरम ये है कि जो अपन ने डिस्क्रीट में भी नहीं पढ़ी और थोड़ी टफ भी है थ्योरम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टफ हो, बड़े आसानी से अपन इसको कर लेंगे। तो थ्योरम क्या है? प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है, ठीक है। थ्योरम क्या है बेटा कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। और अपन ने कल जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं है फील्ड हो। तो वो जो बात थी वो किसके लिए थी? इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के लिए, जैसे जेड प्लस डॉट था, ठीक है, उसके लिए थी वो। लेकिन क्यू प्लस डॉट है, आर प्लस डॉट है, सी प्लस डॉट है, ये इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये फील्ड भी होते हैं। तो कुछ अपरिमित पूर्णांकीय प्रांत क्या होते हैं? क्षेत्र नहीं होते। लेकिन अगर पूर्णांकीय प्रांत परिमित है तो हर हालत में क्या होगा? क्षेत्र होगा। तो थ्योरम दो फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। पहले तो फॉर्म ये है इसकी, और एक फॉर्म क्या है? इसी थ्योरम को इस रूप में भी लिखते हैं, वो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित, शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है, ठीक है। थ्योरम क्या है कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। तो दोनों थ्योरम लगभग सेम ही है, आप पूरे लगभग क्या पूरी तरह से सेम है। वो क्या कहती है कि पहली वाली पर में पूर्णांकीय प्रांत अगर परिमित है तो वो क्षेत्र होगा। अब पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है? एक ऐसी वलय जो कि इकाई सहित हो, क्रम विनिमय हो और शून्य भाजक रहित हो। तो उसने क्या कहा दूसरी वाली थ्योरम में कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित वर्ड आई क्या? देखो, ठीक है। पूर्णांकीय प्रांत का क्या मीनिंग है? शून्य के भाजकों से रहित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। ये प्रूव करना है अपने को। तो इसके लिए अब जब अपन पूर्णांकीय प्रांत से क्षेत्र में जाएंगे तो अपने को इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि इसमें जो दूसरी वाली थ्योरम आती है एग्जाम में आती है, तो इसमें अपने को इकाई नज़र नहीं आ रही। तो अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वलय क्या है? इकाई सहित है, और वलय का प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वलय के अंदर ही उपस्थित है। तो दो चीज़ अपने को, मेन थ्योरम ये है बेटा, ये ध्यान रखना। और यही अपने को प्रूफ, चाहे ये भी आ जाए चाहे ये आ जाए, प्रूफ इसी का करना है। तो अपन क्या पाएंगे कि वलय है कोई जो कि परिमित है, शून्य के भाजकों रहित है, क्रम विनिमय है, ये दिया हुआ है। अब हमें इसे क्षेत्र प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें इसमें इकाई प्रूफ करनी है, और क्या प्रूफ करना है कि इसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो जब इस थ्योरम का प्रूफ शुरू करेंगे अपन, तो क्या करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे माना कि R एक परिमित क्रम विनिमय वलय, परिमित क्रम विनिमय वलय शून्य के भाजकों रहित है। माना कि R एक परिमित क्रम विनिमय वलय शून्य के भाजकों रहित है। अतः क्षेत्र की परिभाषा से स्पष्ट है कि, अतः क्षेत्र की परिभाषा से, बिल्कुल किताब में थ्योरम दी हुई है, अतः क्षेत्र की परिभाषा से स्पष्ट है कि R को क्षेत्र सिद्ध करने हेतु हमें ऐसे क्या बताना पड़ेगा? इकाई सहित वलय और नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स, दोनों चीज़ इसमें बतानी पड़ेगी। तो ये कह रहा है अतः स्पष्ट है कि R को क्षेत्र सिद्ध करने हेतु हमें प्रदर्शित करना होगा कि R इकाई सहित वलय है, R इकाई सहित वलय है, R क्या है? इकाई सहित वलय है, तथा प्रत्येक शून्यतर
तथा प्रत्येक शून्योत्तर यानी नॉन जीरो ब्रैकेट में लिख दिया करो आप, या शून्य तथा प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान है, R में विद्यमान है, ठीक है। तथा प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि आपको क्या प्रूव करना है, R एक परिमित क्रम विनिमय वलय है, शून्य भाजक रहित है, इसे हमें क्षेत्र प्रूव करना है। इसके लिए हमको क्या सिद्ध करना है कि ये इकाई सहित वलय है और इसके नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या माना कि वलय R में n अवयव, माना कि वलय R में n अवयव a1 a2 an है। सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं क्योंकि वलय R क्या है, परिमित है, परिमित है तो इसमें अवयवों की संख्या होगी और वो अवयवों की संख्या परिमित होगी, तो वो अवयव अपन ने कितने मान लिए कि माना कि वलय R में n अवयव हैं और वो अवयव कौन कौन से हैं, a1 a2 an हैं, ठीक है। फिर इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मानेंगे कि अब माना कि R का कोई अशून्य अवयव x है, अब माना कि R का कोई अशून्य अवयव x है, ठीक है। अब वो ये x जो है ना इन्हीं के अंदर है, ये मान लेना। तो अपन ने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट क्या है, R का x लिया है और a1 a2 an एलिमेंट हैं, जो टोटल एलिमेंट कितने हैं, n हैं। तब अब वो ये कहता है भाई R के अंदर संक्रियाएं कितनी होती हैं, एक प्लस की और एक गुणा की। तो गुणन संक्रिया R में है तो वो क्या है, समृत होती है। अब वो कहता है अगर a1 R में है और x R में है तो a1 इंटू एक्स भी किस में होगा, R में होगा, a2 इंटू एक्स भी किस में होगा, R में होगा। तो यही चीज़ अब अपन यहाँ प्रूव करेंगे। अब माना कि R का कोई अशून्य अवयव x है, तब a1 इंटू एक्स, a2 इंटू एक्स और an इंटू एक्स, ठीक है, सभी R के अवयव हैं, सभी R के अवयव हैं, सभी R के अवयव हैं। तो अपन ने दो बातें लिख ली। सबसे पहली बात लिखी कि R के टोटल एलिमेंट कितने हैं, n, वो अवयव कौन कौन से हैं, a1 a2 an, और R के अंदर x एक नॉन जीरो एलिमेंट है। अब x क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है, गुणन संक्रिया R के अंदर समृत होती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि a1x a2x और anx ये सब भी क्या होंगे, R के अवयव होंगे, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है कि ये जितने भी अवयव मैंने लिखे हैं ना, a1x a2x anx, ये सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। तो इसको सिद्ध करेंगे अपन सबसे पहले। अब हम सिद्ध करेंगे कि उपरोक्त सभी अवयव, उपरोक्त कौन से, a1x a2x a3x anx, उपरोक्त सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। इसके लिए यदि संभव हो तो माना कि अपन ने क्या लिया बेटा कि कोई दो अवयव समान ले लिए और वो दो अवयव क्या कहा कि aix इज इक्वल टू ajx जबकि i डज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। जबकि क्या है, i डज नॉट इक्वल टू j, i क्या है, किसके बराबर नहीं है बेटा, j के बराबर नहीं है। तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, a1x a2x और anx ये सभी किसके अवयव हैं, R के अवयव हैं। इनमें वो ये कह रहा है अपने को ये प्रूव करना है कि सारे एलिमेंट हैं जो डिफरेंट हैं। ये अपन ने उसमें भी पी गया था जब अपन ने कहा था ना कि परिमित ग्रुप का जो ऑर्डर है साइक्लिक ग्रुप का वो उसके जनक की कोटि के बराबर होता है। तो भी अपन ने ये प्रूव किया था कि सभी अवयव भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि कोई से भी दो अवयव इनमें से अपन ने समान मान लिए, जैसे aix बराबर ajx मान लिया जबकि i बराबर क्या नहीं है, j नहीं है। अपन एक उल्टी चीज़ मान लेते हैं कि ये कहते हैं साहब नहीं, ये सारे अवयव भिन्न भिन्न नहीं है, इनमें से किसी i के लिए aix और किसी j के लिए ajx क्या है, बराबर हैं, जबकि i डज नॉट इक्वल टू क्या है, j है। और जब इस चीज़ को लिखेंगे अपन तो इससे क्या लिख सकते हैं,
AIX माइनस AJX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इट इम्प्लाइज AI माइनस AJ इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अब वही कहता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0 है, जिसमें x क्या है हर हालत में नॉन जीरो है, और वलय कैसे दिए अपने को शून्य भाजक रहित वलय दिए, तो इसलिए हर हालत में क्या होगा AI माइनस AJ 0 होगा। तो ये कहता है इट इम्प्लाइज AI माइनस AJ इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि R क्या है शून्य भाजक रहित है, क्योंकि R शून्य भाजक रहित है, क्योंकि R शून्य भाजक रहित है, ठीक है। अब जब यहाँ तक अपन पहुँच गए इस चीज़ के लिए कि AI माइनस AJ इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0, तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि x अशून्य है, चूंकि x अशून्य है, परिकल्पना अनुसार x अशून्य अवयव है, अतः क्या लिख सकते हैं अपन AI माइनस AJ इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज AI बराबर AJ। तो ये कह रहा है आपने जो चीज़ लिखी ना कौन सी कि AIX बराबर AJX, ये तभी संभव है जब AI और AJ दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, यदि I का मान 1 है तो J का मान भी 1 होगा, तभी A1X बराबर क्या होगा A1X होगा। तो यही चीज़ अपने को यहाँ सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या लिख दिया बेटा कि A1X, A2X, A3X, ANX सभी जो अवयव हैं वो क्या हैं अब भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। अतः अब आप लिखेंगे अतः उपरोक्त सभी अवयव भिन्न हैं, अतः उपरोक्त सभी अवयव भिन्न हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरम में एक बीच में ऐसा पार्ट आ जाता है जो अनावश्यक सा लगता है लेकिन करना पड़ता है अपने को। तथा यह सभी n अवयव R के हैं, ठीक है। तथा यह सभी n अवयव किसके हैं R के हैं। तो R क्या बन गया अपने पास, एक तो आप कह रहे हो साहब R में कितने अवयव लिए थे मैंने A1 A2 AN, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो साहब R में मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि R में ये भी है A1X भी है A2X भी है और ANX भी है। तो आपने ये कह दिया कि साहब R में क्या क्या हैं अवयव A1 A2 AN है, लेकिन अगर x इसके बीच में है तो x इंटू A1 x इंटू A2 x इंटू AN ये भी क्या है R के अवयव हैं। तो ये सारा समुच्चय इस समुच्चय के बराबर ही तो आएगा। ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, जैसे 3 गुणा 4 और मैं लिख दूँ इसको 12, एक लिख दूँ 5 गुणा 3 तो उसको लिख दूँ 15, तो ये इस तरह की स्थितियाँ बन रही है बेटा यार, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इससे यह स्पष्ट है कि अब देखो मेन बात अपने को आनी है, क्या प्रूफ करना है अपने को कि R के अंदर इकाई है, ठीक है। R के अंदर क्या है इकाई है और R के अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान है। तो इससे यह स्पष्ट है कि x बिलोंग टू R, ठीक है तो x तो R में दिया हुआ है, तो इससे यह स्पष्ट है कि x बिलोंग टू R है तो AL बिलोंग टू R ऐसा अवश्य होगा कि अब ये एक मेन चीज़ है बेटा इसमें, और वो क्या है कि AL इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। वो कह रहा है भाई ये जो आपने लिखा है ना A1 A2 AN R के अवयव हैं, इन्हीं के अंदर कहीं x है या इसी के अंदर कहीं x है, तो वो कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हर हालत में क्या आना चाहिए x आना चाहिए। तो AL जो है R के अंदर ऐसा अवयव होगा कि AL इंटू एक्स का मान क्या आना चाहिए x, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट है। और वो कह रहा है A1X A2X ANX सब किसके अवयव हैं R के अवयव हैं। तो उसी के दौरान अगर रास्ते में कहीं x मिल रहा है अपने को, तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है x आ रहा है। वो संख्या मैंने क्या मान ली AL इंटू एक्स क्या दे रहा है x। अब अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है अपने को कि अगर x को मैंने किसी संख्या से गुणा किया और वापस x आ गया, तो ये चीज़ क्या शो करती है कि वो जो संख्या है वो इकाई हो सकती है। लेकिन इस बात को मैं कन्फर्मली तभी कह सकता हूँ जब x को अब
अपन जो ये एल है, एल को किसी और अन्य अवयव से गुणा करें और वो अवयव भी वापस आ जाए, वही अवयव क्या आ जाए, वापस आ जाए उनके गुणनफल के रूप में, तब अपन इस बात को डेफिनेटली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है आर क्रम विनिमय वलय है, आर क्रम विनिमय वलय है, अतः क्या लिख सकते हो आप, ए एल एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर एक्स इंटू ए एल। तो यही तो इकाई अवयव की परिभाषा है कि ए को ई से गुणा करें तो ए आना चाहिए और ई को ए से भी आप गुणा करोगे तो भी क्या आना चाहिए, ए। तो ए एल इंटू एक्स बराबर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए एल। लेकिन अभी अपन ने सिर्फ एक हवा में तीर चलाया है कि ए एल इंटू एक्स क्या है, एक्स है, वो तो आ रहा है साहब। अब अगर मैं इस ए एल को आर के किसी अन्य अवयव से गुणा करूं और वो अवयव कैसा है, आर्बिट्रेरी है, यदि y बिलोंग टू आर, अब मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया y बिलोंग टू आर, कोई अन्य अवयव है, कोई अन्य अवयव है, यदि y बिलोंग टू आर कोई अन्य अवयव है, तब किसी am बिलोंग टू आर के लिए, तो सबसे पहले तो साहब आपने जो ये y लिया है तो y आएगा कैसे, तो y की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, y इज इक्वल टू ए एम इंटू एक्स। भाई y किस में से आया, r में से, और r क्या है, a1 a2 an या फिर a1x a2x और anx, और रास्ते में कहीं am है तो अपन ये कह सकते हैं कि am इंटू एक्स को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। अब मैं इस y को किससे गुणा करता हूँ, al से, तो मैं अगर ये सिद्ध कर दूँ कि y इंटू ए एल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए एल नहीं क्या y इंटू ए एल क्या आ रहा है, y ए एल इंटू वाई, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो ए एल है वो हर हालत में इकाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो अपना मकसद क्या है कि देखो अपन ने y बनाया, पहले y से पहले अपन ने ए एल अवयव बनाया, ए एल अवयव को अपन ने इकाई की फॉर्म में काम किया है। अब अपना मकसद है इस ए एल को क्या प्रूफ करें अपन, इकाई अवयव। तो इसके लिए लिख रहा है वो ए एल इंटू वाई बराबर क्या लिखा जा सकता है, y इंटू ए एल, क्योंकि वलय कैसी है, क्रम विनिमय है, तो ए एल इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ए एल। वाई का मान रख दो आप, y का मान क्या है, ए एम इंटू एक्स इंटू ए एल, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखो मैं साचार्यता लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि गुणन संक्रिया क्या होती है इसमें, सहचारी वलय के अंदर, तो x इंटू ए एल लिख सकता हूँ। और x इंटू ए एल मैंने क्या माना है पहले से ही, x इंटू ए एल को मैंने माना है क्या, x, अपन ने माना ना ए एल इंटू एक्स बराबर x इंटू ए एल। तो अब ये चीज़ क्या आ गई, x इंटू ए एल बराबर x, और ए एम इंटू एक्स का मान क्या आ गया यहाँ पे वापस, ये y आ गया। तो डेफिनेटली आपने क्या कह दिया कि ए एल इंटू वाई बराबर y इंटू ए एल का मान क्या आ रहा है, y, इसका मतलब ए एल किसका काम कर रहा है, यहाँ इकाई का काम कर रहा है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। देयरफॉर ए एल आर में, देयरफॉर ए एल आर का इकाई अवयव है, ए एल आर का इकाई अवयव है। ठीक है, ए एल आर का क्या है, इकाई अवयव है। माना कि ए एल बराबर 1, माना कि ए एल बराबर क्या है अपने पास 1 है। अब सपोज करो साहब ये 1 कहाँ पे घुसा, 1 भी तो आर में घुसा है, और आर क्या है, a1 से लेके an और a1x से लेके anx, यही तो आर है। अब इन्हीं के अंदर 1 है कहीं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1 किसी एक नंबर को, 2 नंबर को गुणनफल करने पे मिल रहा है। ठीक है, 1 किन्हीं 2 नंबरों को क्या कर रहा है, गुणनफल करने पे मिल रहा है। तो वो ये कह रहा है इस चीज़ के लिए अंत में इस चीज़ को लिखना नहीं है अपने को। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए दी है। अंत में ये लैंग्वेज लिखनी है अपने को, 1 बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आर, ऐसा अवयव है कि, ऐसा अवयव है कि, अंत में 1 बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आर, ऐसा अवयव है कि 1 इज इक्वल टू ए एन इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए। ठीक है, तो वो कह रहा है 1 आर के अंदर है, तो वहाँ मिल तो अपने को एक्स के गुणनफल से मिल रहा है ये, तो x क्या है, हर हालत में उसके अंदर हर अवयव से गुणा हो रहा है, तो हर हालत में एक ऐसा अवयव a होगा
जिसका x से गुणनफल लेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और ये परिभाषा किसकी है, x क्या है, नॉन जीरो, और नॉन जीरो एलिमेंट को किसी अवयव से गुणा करने पे यदि 1 आता है तो अवयव किसका काम कर रहा है, यहाँ इन्वर्स का। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अब x तो स्विच अवयव है, x क्या लिया था अपन ने, नॉन जीरो एलिमेंट और आर्बिट्रेरी एलिमेंट, परंतु x तो R का कोई स्वेच्छ अशून्य अवयव है, और अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है अपने पास, उपस्थित हो रहा है उसमें, तो इसको ये अपने को लिखना था। तो अतः R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, अतः R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, अतः R एक क्षेत्र है, R क्या है, एक क्षेत्र है। क्लियर हो गई चीज़। तो बेटा थ्योरम थोड़ी सी अटपटी है लेकिन करनी है अपने को हर हालत में, और अब तक की सबसे मोस्ट थ्योरम है ये। तो क्या है थ्योरम, एक बार फिर से शुरू करते हैं कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है, या तो इस फॉर्म में आती है थ्योरम, या दूसरी फॉर्म कौन सी है कि प्रत्येक परिमित क्रम विनिमय शून्य भाजक रहित वलय एक क्षेत्र होता है। तो अपन ने सबसे पहले क्या माना कि R एक परिमित क्रम विनिमय वलय है, R के अंदर n अवयव हैं, ये n अवयव कौन कौन से हैं, a1 a2 an है। ठीक है, माना कि x R का कोई एक अशून्य अवयव है, चूँकि x R का अशून्य अवयव है, गुणन संक्रिया R में क्या होती है, समृत होती है, इसलिए a1x a2x an(x) भी सभी R के अवयव होंगे। ठीक है, तो R को मैंने क्या लिख दिया था, फिर उसके इसमें R बराबर मैंने लिख दिया था a1 से लेके an और फिर a1x से लेके anx। ठीक है, फिर मैंने ये प्रूफ किया कि ये सभी अवयव जो हैं a1x a2x और anx सभी अवयव कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि कोई दो अवयव समान मान लिए, aix बराबर ajx, और उससे मेरे पास क्या प्राप्त हुआ कि ai माइनस aj का x से गुणनफल शून्य के बराबर है। तो x तो अशून्य है, इसलिए ai माइनस aj हर हालत में 0 होगा, क्योंकि r शून्य भाजक रहित है, तो ai बराबर aj। तो ये सभी अवयव मैंने क्या प्रूफ कर दिए थे कि सारे अवयव जो है भिन्न भिन्न हैं। फिर मैंने उसके बाद ये मान लिया कि इसके अंदर कोई ALX कैसे प्राप्त हो रहा है मेरे को, x, क्योंकि x इसके अंदर हर हालत में है, तो किन्हीं दो संख्याओं को गुणनफल क्या देना चाहिए, x देना चाहिए। इसी चीज़ को मैंने हवा में एक तीर चलाया कि ये AL इकाई का काम करेगा कब, यदि y कोई स्वेच्छ अवयव हो R का, तो y को मैं AL से गुणा करूं तो AL इंटू वाई बराबर क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, वापस y आ जाए। ठीक है, तब डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि AL जो है इकाई का काम करेगा। y जैसे ही मैंने R में लिया था तो y की फॉर्मेशन किस फॉर्म में मिली थी मेरे को, AMX की फॉर्म में, और इससे मैंने ये प्राप्त कर लिया था, जैसे y का मान यहाँ रखा था AMX, तो साचार्यता लगा के इसका मान क्या प्राप्त हो गया था, मुझे y प्राप्त हो गया था। फिर मैंने कहा AL साहब हर हालत में क्या है, इकाई अवयव है, इस चीज़ से मैंने डेफिनेटली ये कह दिया। फिर लास्ट में मैंने ये कहा कि साहब x भी किस में है, R में, 1 भी किस में है, R में, तो 1 प्राप्त हो रहा है किन्हीं दो अवयवों के गुणनफल से, x के अवयव से गुणनफल से, और x क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए नॉन जीरो एलिमेंट का ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो कि इसको गुणा करके 1 दे रहा है, और x हर हालत में इस केस में नॉन जीरो होने की वजह से, स्वेच्छ अवयव होने की वजह से इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इसमें उपस्थित है। अतः R क्या है, एक परिमित क्रम विनिमय वलय है, इकाई सहित वलय है, और इसके नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स इसमें है, इसलिए ये एक क्षेत्र है। ठीक है, तो बेटा ये एक थ्योरम थी जो बहुत मोस्ट थी, मैंने आपको करा दी है। अब नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट थ्योरम लेंगे अपन।